नाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। और निवेदन करूंगा टाया परिवार से और पाटौदी परिवार की बहू कामनी जी से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए कलम से मैं दोनों परिवार को आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम टाया परिवार यहाँ पर आएंगे। भैया शास्त्र देना। श्री महेंद्र जी सावित्री जी टाया उदयपुर गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, साथ में विमल जी मंजू जी अजमेरा, ये पूरा परिवार एक साथ आएगा। परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम टाया परिवार यहाँ पर जावे, उसके बाद मैं कामनी और उनके सास ससुर दादी सास को बुलाऊंगा। आइए। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख। और आइए टाया परिवार वहीं से पहुंच जावे, वहीं से पहुंचे पात प्रक्षालन की वहीं से। और इसी क्रम में आज पाटौदी परिवार की बड़ी बहू कामनी पाटौदी, आज उनका जन्मदिन है। और आइए परम पूज्य मुनीषी संधान सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के बड़े भ्राता मोनित जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए पहुंचेंगे हमारे टाया परिवार अजमेरा परिवार के साथ, आज के पात प्रक्षालन विधि का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए मोनित जी काला, जो कि हमारे परम पूज्य मुनीषी संधान सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के भ्राता हैं। और मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये मंच खाली कर दें, यहाँ जावे। आइए। और भैया लेके आइए ना जल पात प्रक्षालन विधि के लिए। और इस मंच को पूरा व्यवस्थित करने में जिनका सहयोग हमें मिलता रहता है, हमारे गौरी नगर दिगंबर जैन समाज के साथ साथ परिवार दिगंबर समाज के उपाध्यक्ष महोदय पवन जी सिंगई, ताली बजा के इनका सम्मान करें। बहुत ही अच्छा व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं। साथ में अनामिका जी भी रहती हैं, इनके लिए भी आप ताली बजाएं। आइए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे धुलियान से भाई सुजीत जी, पाटौदी परिवार पहुंचे। भाई सुजीत जी यहाँ पर आ जावे, श्री प्रचा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिन्होंने धुलियान दिगंबर जैन समाज के लिए बहुत बड़ा चांदी का रथ प्रदान किया है। हमारे गुणायतन के ट्रस्टी भाई सुजीत जी ये भी आ जावे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पवन जी श्रीफल दे देना और शास्त्र दे देना। आइए बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है परम पूज्य मुनिवर के 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर देश के नाम संदेश परम पूज्य मुनिवर के मुखाग्र से संपन्न होगा। और कल का कार्यक्रम अभय प्रसाद में संपन्न होगा। साथ ही 16, 17, 18 और 19 तारीख और शिविर की जानकारी, साथ साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय अशोक भैया जी, वे आए और आगे की कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी हम तक प्रेषित करें। आइए अशोक भैया जी जोरदार ताली बजाकर हमारे इस महोत्सव कमेटी के निर्देशक, संस्कार शिविर के निर्देशक आदरणीय अशोक भैया जी का सम्मान करें। आइए। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। आवाज कमा रही है गुणायतन पीड़िता संघ का संविधान भावक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की सान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से परम पूज्य मुनि श्री के मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन का लाभ हम और आप लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल आदि जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का, और यहाँ पर उपस्थित
समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति और सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप परम पूज्य मुनि श्री के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा आदरणीय अशोक भैया जी को आगे की संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी हम तक प्रेषित करें। अशोक भैया जी। आइएगा बंधु, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूज्य महाराज श्री की चरण सन्निधि में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पर्वराज पर्यूषण के पावन दिवस पर 8 सितंबर से 17 सितंबर तक, और उसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हैं। प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप भी अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। देश और दुनिया से जो लोग प्रतिवर्ष आते हैं वे तो अपना रजिस्ट्रेशन कर ही रहे हैं, लेकिन बड़ा सौभाग्य इंदौर महानगर में रहने वाले आप सभी के हाथों में है कि आप सभी साक्षात महाराज श्री के श्री चरणों में बैठ करके 10 दिन धर्म आराधना का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकें। इसके लिए आप प्रामाणिक ऐप पर 5100 रुपये की राशि जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन करें। समिति की ओर से आपके आवास की, भोजन की, वस्त्र की और पूजन द्रव्य सामग्री की संपूर्ण समुचित व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। बंधु, हम सभी को मालूम है आने वाले कल का दिवस पावन पुनीत दिवस है, जब स्वतंत्रता दिवस पर महाराज श्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। और ये संबोधन कल प्रातः 8:30 बजे से आप देख सकेंगे अभय प्रसाद के विशाल स्टेडियम से। साथ ही अभय प्रसाद में ही 16, 17, 18 अगस्त को भावना योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और भावना योग शिविर के पावन अवसर पर महाराज श्री के द्वारा प्रातः 6 बजे से 8:15 बजे तक भावना योग शिविर का के माध्यम से आपके तन मन चेतन को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया की जाएगी। जो भी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो यहाँ से हों अथवा बाहर से हों, वो सभी लोग प्रातः 5:30 बजे से एंट्री वहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। महाराज श्री 6 बजे पहुंचेंगे और हो सकता है उसके बाद एंट्री गेट बंद कर दिया जाए। हमारे बीच और किट वितरण आज से महाराज श्री के प्रवचन के बाद प्रारंभ हो जाएगी। हमारे बीच वीरेश जी सेठ कुंडलपुर बड़े बाबा के श्री चरणों के अनन्य भक्त, आचार्य भगवान के अनन्य भक्त, महाराज श्री के चरणों के अनन्य भक्त दमोह जबलपुर से हमारे बीच हैं। साथ ही साथ में वास्तुकार राजेंद्र जी महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर रहे हैं। बंधुओं, भावना योग का विशेष सत्र दोपहर 3 बजे से आयोजित होगा और उस विशेष सत्र वह भी अभय प्रसाद में ही होगा। शंका समाधान का कार्यक्रम भी अभय प्रसाद से ही संपन्न होगा। तो 16, 17, 18 3 दिन के ये कार्यक्रम अभय प्रसाद से ही संपन्न होंगे। 19 तारीख को रक्षाबंधन का पावन पुनीत दिवस है और प्रत्येक वर्ष की पूर्णमासी को महाराज श्री के माध्यम से 1008 बीजाक्षर मंत्रों से युक्त सहस्रनाम शांति धारा होती है, जो लगभग 55 मिनट चलती है। वो शांति धारा 19 तारीख को इसी स्थान पर संपन्न होगी। प्रातः आप सभी लोग यहाँ पर पधारें, चूंकि उस दिन वर्किंग डे है और 9:30 बजे तक का ये कार्यक्रम होगा। बंधुओं, कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना का पावन सौभाग्य इस बार इस महानगर के आप सभी लोगों के लिए प्राप्त हो रहा है। पहली बार इंदौर में 108 मंडली सिद्धों की आराधना की जाएगी। 108 मंडलों का निर्माण करके प्रत्येक परिवार का अपना रजत चांदी का विमान होगा। श्री जी होंगे, उसमें चांदी का पूरा कृत्रिम चैत्यालय होगा, उसमें श्री जी होंगे, चांदी का ही मंडल होगा और आपके परिवार के 8 सदस्य वहां पर बैठ करके सिद्धों की आराधना का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। आवास की व्यवस्था, प्रत्येक के इंद्रदानी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2-2 जोड़ी हथकरघा के वस्त्रों की व्यवस्था, पूजन द्रव्य सामग्री और भोजन की समुचित व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके अलावा आप इंद्राणी बनकर के भी उस विधान में अपनी सहभागिता कर सकते हैं। तो उसका रजिस्ट्रेशन भी लगातार चल रहा है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी। आप अपने नाम समिति को कार्यालय में यहाँ पर दे सकते हैं। और आइए बीरेश जी, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रीमणी संरक्षक श्रीमान महेंद्र चाया और यजमान मुकेश जी पाटौदी आएंगे। हमारे सम्मानी बीरेश जी का महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हाँ जी,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान 8 नवंबर से 15 नवंबर तक जी, हाँ जी, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक। और आइए सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं मुकेश जी पाटौदी, आ जावे। सभी के लिए सूचना है, सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान 7 नवंबर से 16 नवंबर तक आयोजित है। ये 10 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जिसमें रथ यात्रा, प्रारंभिक शोभा यात्रा और 8 दिनों में सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम और आप संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इंदौर समाज के गौरव राजन जी वास्तु भी आए, हमारी कमेटी का सम्मान स्वीकार करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे। और आइए चलते हैं मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए निवेदन करेंगे भाई पवन जी और मनोज जी। सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें, जोरदार तालियां करके सम्मान करें, जयकारा लगा के निवेदन करेंगे। बोले परम पूज्य मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमो अरिहंता नमो अरिहंताणो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो उवध्याय नमो उवध्यायाणो नमो लोये सवशाहुनम नमो लोये सव्यसाहुणो एसो पंचनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपाव पराशनो सभ्य पाव प्रणाशिनो मंगलालं च सभेसिं मंगलाणं च सर्वेषां परमं होय मंगलम। परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री निर्वेक सागर संदान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर। एक बार एक भाई ने सवाल किया कि महाराज से ऐसे कुछ सूत्र दे दें जो घर परिवार और समाज दोनों में कॉमन हो और जिससे दोनों जगह प्रेम और सद्भाव बना रहे। मैंने कहा जो घर परिवार में प्रेम और सद्भाव रखता है, सच्चे अर्थों में वही समाज में भी प्रेम और सद्भाव स्थापित कर सकता है। और मैं तुम्हें कुछ सूत्र देता हूं
जिसे आत्मसात करने पर दोनों जगह की व्यवस्थाएं बन सकती। आज मैं चाह रहा हूं वही 4 बातें आप सबके बीच प्रस्तुत कर दूं, और वे 4 बातें हैं कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन और कंट्रीब्यूशन। पुनः दोहरा रहा हूं, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन और कंट्रीब्यूशन। परिवार हो या समाज, जहां ये चारों बातें हैं उनमें प्रेम होगा, सद्भाव होगा और वे सुदृढ़ रहेंगे। अब एक एक करके हम बात करना शुरू करते हैं और देखना कि ये बातें मेरे घर परिवार में है या नहीं, और समाज के प्रति मेरा ये दृष्टिकोण है या नहीं। सबसे पहली बात कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब सहयोग। सहयोग। आप देखिए कि आप अपने घर परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोग मूलक कितनी भावना रखते हैं। आप एक दूसरे को कितना कोऑपरेट करते हैं। देखने में ये आता है कि आजकल कोऑपरेशन की भावना कम है, कंपटीशन की भावना ज्यादा है। और जहां कोऑपरेशन की जगह कंपटीशन का भाव आएगा, प्रतिस्पर्धी मनोवृत्ति आएगी, वहां क्षोभ, ईर्ष्या, अहम जैसी दुर्वृत्तियां हावी होगी, उत्तेजना जैसे विकार प्रकट होंगे, प्रेम दूर हो जाएगा। लेकिन जहां एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन होगा, वहां प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे मूल्य प्रकट होंगे। दोनों चीजें हैं जिनके प्रति आपका कोऑपरेटिव दृष्टिकोण होता है, या जो आपके प्रति बड़ा कोऑपरेटिव दिखता है, आपका उसके प्रति क्या नजरिया होता है। और जो व्यक्ति आपके प्रति कोऑपरेशन की जगह कंपटीशन या आपको कोऑपरेट नहीं करता, उसके प्रति आपके मन में क्या दृष्टिकोण होता है। स्वाभाविक है, जहां कोऑपरेशन का भाव है वहीं प्रेम है, और जहां कोऑपरेशन का अभाव है वहां द्वेष और दुर्भाव धीरे धीरे पनपना शुरू हो जाते। अब आपको अपने घर में देखना है, आप एक दूसरे को कितना कोऑपरेट करते हैं। एक समय था जब लोग एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीते थे। आज समय बदला और अब हर व्यक्ति केंद्रित बनता जा रहा है। पूरक और प्रेरक बनने की जो मूलभूत भावनाएं थी, वो धीरे धीरे दूर होने लग रही है। हमें इसकी पुनर्प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है। इसे अगर हमारे घर में ये व्यवस्था है तो इसमें स्थिरता बनी रहे और इसे हम पुष्ट करें, और यदि इसका अभाव है तो इसे प्रकट करें। जीवन का आनंद तब होगा।
मैं एक परिवार की बात आपसे कहता हूं, जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं। 8 भाइयों का परिवार है। 8 भाइयों के बच्चे, बच्चों के भी बच्चे हो गए। भरा भरा पूरा परिवार, संयुक्त व्यापार, और एक चूल्हे में सबकी रोटी बनती। मैंने एक दिन पूछा कि ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इतना बड़ा परिवार और आज संयुक्त रूप से रह रहा है, संयुक्त रूप से काम कर रहा है, और आपस में देखने में भी लगता है कि आप लोगों में बड़ी एकजुटता और प्रेम है। इसका राज क्या है? उन्होंने जो बात कही वो आप सबको ध्यान में देने योग्य है। बोले महाराज जी, हमारे परिवार में सब एक दूसरे के पूरक है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा। महाराज, हम सब लोग केवल परिवार के लिए जीते, अपने लिए नहीं जीते। कितनी बड़ी बात। हम परिवार के लिए जीते, अपने लिए नहीं जीते। ये दृष्टिकोण यदि अंतर मन में विकसित हो जाए तो कभी किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा कहाँ है? 8 भाइयों का परिवार आज प्रेम से रह रहा है, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि 4 जने भी साथ नहीं रह पा रहे। एक दूसरे के पूरक बनिए, एक दूसरे के प्रेरक बनिए, एक दूसरे को साथ दीजिए, एक दूसरे का साथ निभाइए। ये आपका कर्तव्य है। इसके बिना आप आगे नहीं चल सकते। आगे बढ़ने के लिए ये सबसे बड़ी जरूरत है। तत्परता के साथ इस बात को अपनाना चाहिए। और यदि ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हम कितना कोऑपरेट करते हैं। मैं एक अच्छे प्रबुद्ध परिवार की बात कह रहा हूं, जिनमें पति पत्नी दोनों आईएएस हैं, उनके बच्चे हैं। एक आईएएस अधिकारी की बात मैं कह रहा हूँ, आईएएस दंपति की बात कह रहा हूँ। उनने एक दिन चर्चा में कहा, महाराज हम लोगों की जो जॉब है 24/7 है, कब कितना काम आ जाए कहाँ नहीं जाता। लेकिन हम लोगों में महाराज जी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कोई काम को छोटा नहीं समझते और हर काम मिल बैठ करके करते हैं। तो हम लोगों में किसी मुद्दे को लेकर कभी खींचातानी नहीं मचती। आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? छोटी छोटी बातों में आपकी खींचातानी हो जाती और प्राय लोग कहते हैं कि हमें कोई कोऑपरेट नहीं करता। क्या बिगड़ जाएगा यदि हम किसी को थोड़ा जहां आवश्यक है वहां कोऑपरेट कर दिए? अच्छा, ऐसा भी देखने में आता है कि कई लोगों के साथ ऐसा देखने में आया कि घर परिवार वालों को उनसे शिकायत हो, घर परिवार को कोऑपरेट नहीं करेगा, दुनिया को कोऑपरेट करने के लिए तैयार। ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। कोऑपरेट करने का भाव रखिए, कोऑपरेट करने की मनोवृत्ति को विकसित कीजिए ताकि जीवन को बेहतर बनाया जा सके, सुंदर बनाकर उसे और अधिक सजाया जा सके। आज से लक्ष्य रखिए कि हम घर परिवार में जितने भी सदस्य होंगे, कोऑपरेशन हमारे घर का पहला पिलर होना चाहिए। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और हमारा एक ही मकसद होगा, बी कोऑपरेटिव। कर सकते हैं। और जब घर परिवार में आप करेंगे तो समाज में भी होगा।
समाज में कॉपरेशन का अभाव होना चाहिए। कोई भी यदि अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसे पूरी तरह कॉपरेट करना चाहिए। हम खुद नहीं कर पा रहे, सामने वाला कर रहा, हम इसमें सहयोगी बने, प्रतियोगी नहीं। आजकल सहयोगियों की कमी है, प्रतियोगियों की बहुलता है, और केवल प्रतियोगी नहीं, समाज में विघ्न संतोषियों की भरमार दिखती है। इससे विघटन होता है। संगठन कैसे चलेगा? संगठन केवल कॉपरेशन से चलता है, उसके बिना कुछ नहीं। हमारी शक्ति भी खत्म होगी और सौंदर्य भी बिखरेगा। अपने शरीर को लीजिए, हमारे शरीर में कितने अंग प्रत्यंग हैं, कितने सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन ये सब काम कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं काम? एक दूसरे के साथ इनका कॉपरेशन भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, कॉम्बिनेशन भी है और कंट्रीब्यूशन भी है, तब काम चलता है। अगर एक भी छूट जाए तो गड़बड़। और इन सबको कमांड कौन देता? हमारा माइंड, है ना? हमारा माइंड देता है। जिस समय हमारा सारा शरीर, उसका अंग प्रत्यंग हर क्षण काम कर रहा है, पल पल काम कर रहा है, और माइंड उन सबको कमांड दे रहा है, जहां जिसकी जो भूमिका है वो अपनी भूमिका निभा रहा है, तब शरीर काम कर पा रहा है। यदि किसी ने भी अपना काम छोड़ दिया और इसमें से एक भी अंग कमजोर हो गया तो शरीर रुग्ण हो जाएगा, और कोई मुख्य अंग अगर हट गया तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। होगा? तो जैसे शरीर है वैसे ही हमारा परिवार है, वैसे ही हमारा समाज है। शरीर में छोटे बड़े सब अंग की महत्ता है, ऐसे ही घर परिवार में छोटे बड़े हर सदस्य का मूल्य है। जैसे शरीर के छोटे बड़े हर अंग का महत्व है, वैसे ही समाज के छोटे बड़े हर व्यक्ति का महत्व समझना चाहिए। सबको लेकर के चलिए। चलिए अपने हाथ को देखिए, हाथ के पंजे को देखिए। पंजा का सौंदर्य आपको दिखता है? पांचों उंगलियां हैं, ये पांचों उंगलियों का रूप एक सा है क्या? अलग अलग है। कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई बड़ी है ना? थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए। आजकल कई बार लोग एकात्मता की बात कहते हैं। अगर पांचों उंगलियां एक सी साइज की होती तो हाथ की शक्ल कैसी होती? थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो, ये पांचों उंगली सब यहां बराबर होती तो हाथ की शक्ल कैसी होती? हाथ का पंजा हाथ जैसा दिखता कि ब्रश जैसा दिखता? बोलो, शक्ल बिगड़ती। तो प्रकृति ने इन उंगलियों की शेप और साइज में जो भेद डाला, इससे हमारा सौंदर्य बढ़ा या बिगड़ा? हाँ, बढ़ा ना? बढ़ा। अगर परिवार में रहने वाले 5 सदस्य, पांचों की अलग अलग योग्यता, अलग अलग प्रतिभा है, अलग अलग क्षमता है, तो इससे परिवार का सौंदर्य बढ़ेगा या घटेगा? बात समझ रहे हैं? थोड़ा फिर से बोलो, बढ़ेगा कि घटेगा? परिवार का सौंदर्य तभी है जब पांच प्रकार की अलग अलग प्रतिभा और योग्यता वाले हैं, है ना? सब एक हो जाए तो गड़बड़। इसी तरह समाज का सौंदर्य भी तभी है जब वहां हर प्रकार के लोग हों, हर स्तर के लोग। लेकिन ये सौंदर्य और ये सामर्थ्य तभी है जब पांचों में आपस में कोऑपरेशन हो, कॉम्बिनेशन हो और कंट्रीब्यूशन हो।
ये हाथ की 5 उंगलियां भले छोटी बड़ी है, पर जुड़ी किससे है? पंजे से, हाथ से जुड़ी। कॉपरेशन क्या है? जब जरूरत होती 5 इकट्ठी हो जाती। रोटी कब खा पाते हो? बोलो। 5 उंगलियां इकट्ठी होती तब खा पाते हो ना? रोज का अनुभव है ना। अभी उंगलियां क्या है? तुम मोटी हो, तुम खाओ, अंगूठे से रोटी खाओ, चाट पाओगे? खा नहीं पाओगे। एक उंगली से खा पाओगे क्या? एक उंगली भी होगी अगर कम तो थोड़ी कठिनाई होगी। तो 5 जब जरूरत पड़ती है इकट्ठी हो जाती है, और जब जरूरत नहीं तो अपना अपना काम करती है। कभी किसी एक उंगली की जरूरत होती तो दूसरी चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। जिसकी जब जरूरत, जहां जरूरत, जितनी जरूरत उतना काम है। अपना काम करना, सामने वाले को साथ देना और दूसरे के काम में टांग न अड़ाना, यही तो समरसता का आधार है। अपना काम करो, जरूरत पड़ने पर साथ दो, और कोई काम कर रहा है तो उसकी टांग मत खींचो। आजकल यही 3 काम छोड़कर बाकी सब काम होता है। अपना काम करना नहीं, साथ देना नहीं, और टांग अड़ाने से फुर्सत पाना नहीं। अपना काम करो। आजकल देखता हूं मैं, लोगों के पास पता नहीं कहां से इतना समय आ जाता है जो दूसरों के बारे में समीक्षा करते रहते हैं, अपनी राय जाहिर करते रहते हैं, और आपका व्हाट्सएप, सोशल मीडिया तो इसी से भरा रहता है। घंटों विचारने में, टाइप करने में, ग्रुपों में डालने में खपाने वाले लोग ऐसी नकारात्मक बातों में अपना समय गंवाने की जगह जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए होते हैं, तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होते। लेकिन क्या बताऊं, समाज में धुआं उड़ाने वाले लोगों की भरमार है, सुगंध फैलाने वाले लोग बहुत कम है। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी सामर्थ्य है, समय है, शक्ति है, तो इसका प्रयोग सुगंध फैलाने में करो, धुआं उड़ाने में नहीं। प्रेम सद्भाव के लिए कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। घर परिवार से लेकर समाज तक। फिर कोऑर्डिनेशन, समन्वय, तालमेल बना रहना चाहिए। अलग अलग होकर के भी अंदर से एक। तो मजा है। आपने बीना देखी? बीना में 7 तार होते हैं। 7 तार अलग अलग होते कि नहीं? लेकिन जब उन तारों पर उंगलियां चलाई जाती है तो 7 तार अपना संवेद स्वर छोड़ते। 7 तार हैं, 7 तार अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होने पर भी जब उस पर उंगली चलाई जाए तो अपना संवेद स्वर छोड़ते हैं, तभी संगीत फूटता है। यदि 7 तार अपना अलग अलग राग अलापे तो संगीत होगा या सिरदर्द? हाँ, 7 तार अलग अलग राग अलापे तो संगीत की जगह क्या हो जाएगा? सिरदर्द, है ना? तो मैं आपसे इतना ही कहता हूं, अगर जीवन को संगीत बनाना चाहते हो तो परिवार में कोऑर्डिनेशन की बीना बजने दीजिए, समाज में संगठन की बीना बजने दीजिए। सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक दूसरे के साथ, समन्वय, इंटरनल एडजस्टमेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये कोऑर्डिनेशन की वृत्ति है तो कोई कमजोर हो ही नहीं सकता।
कहीं कमी दिख ही नहीं सकती। लेकिन आजकल प्रायः ऐसा देखने में आता है कि न तो कोऑपरेशन दिखता है, न कोऑर्डिनेशन दिखता है। आप कहीं किसी के घर जाओ ना, तो अगर उस घर में प्रेम होगा तो उसकी चहक अलग दिखेगी, उसकी महक का एहसास हो जाएगा। और जिस घर में प्रेम का अभाव होगा ना, पहुंचते ही समझ में आ जाएगा भैया इस घर में तो 12 बजे हुए, बज गए 12, है ना, 12 बज गए। वहां कुछ नहीं दिखता, सब अलग थलग है, सब साथ हैं पर एक दूसरे का साथ निभाने वाला कोई नहीं। सब पास हैं लेकिन एक दूसरे के कोई भी पास नहीं। ये मनोवृत्ति हमें अंदर से कमजोर बनाती है। अपने आप को भीतर से मजबूत बनाने के लिए ये सूत्र अपनाना चाहिए कि हमारा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन का भाव होगा तो खींचातानी होगी क्या? बोलो हाँ। पर आजकल तो छोटी छोटी बातों पर खींचातानी हो जाती, होती कि नहीं होती? पति पत्नी दोनों में किसी बात को लेकर के खींचातानी हो रही थी। उनका बच्चा था 8 साल का, वो देख के सुन रहा था। खींचातानी का विषय था कि बच्चे को क्या बनाना है। अब बातचीत चलती चलते आपस में इतनी बहस बढ़ गई कि बात बिगड़ने की स्थिति में आ गई। दोनों ने बच्चे की तरफ रुख किया और बोला, बेटा बता तू क्या बनेगा? बोले तू क्या बनेगा? बोले आप लोगों को देख के मैंने एक ही निर्णय लिया कि मैं वकील बनूंगा। आप लोगों को देखकर मैंने एक ही निर्णय लिया कि मैं वकील बनूंगा। बोले क्यों? बोले आप लोगों का डाइवोर्स पेपर तो मुझे ही तैयार करना पड़े। क्या मनोवृत्ति है ये? इसे बदलना है, संकल्प के साथ बदलना है। हम अच्छे से कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करे तो उसका एक मजा ही अलग है। आप थोड़ा सा सोचिए, किसी काम में अगर आपको कोई थोड़ा भी कोऑपरेट करता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और जब कहीं आप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हो और किसी के कोऑपरेशन की आवश्यकता हो और सामने वाला उस आशा और अपेक्षा रखे और वो उसकी पूर्ति न करे, तो आपके मन में कैसा होता है? अच्छा लगता है क्या? और उस व्यक्ति के प्रति कैसे भाव आते? अच्छे आते कि बुरे? बोलो हाँ। अब आप बताओ, आप क्या चाहते हैं? लोग मेरे प्रति अच्छे भाव रखे या बुरे भाव? हाँ अच्छे। अब आप काम कौन सा करते हो, अच्छे भाव रखने वाले या बुरे भाव? हाँ थोड़ा जोर से और थोड़ा जोर से। अब बताओ, उल्टी चाल चल के सीधे परिणाम कैसे मिलेंगे? मिल सकते हैं क्या? जब आपको सब पता है फिर परिवर्तन क्यों नहीं? इसकी शुरुआत किसको करनी है? हाँ खुद से ही करनी होगी ना। खुद को खुद से परिवर्तित करने का प्रयत्न कीजिए। जब तक आप अपने आप को भीतर से तैयार नहीं करते तब तक जीवन में वांछित परिणाम घटित नहीं हो सकता। कोऑपरेशन की भावना और कोऑर्डिनेशन का भाव हर पल रखना चाहिए, व्यक्ति में और समाज में भी। अगर समाज में कोऑर्डिनेशन हो तो खींचातानी हो ही नहीं। लेकिन आजकल समाजों में तो ये हाल है कि अब तो समाजों के मामले ज्यादातर अदालतों में जाने लगे। खींचातानी बहुत है।
सही समझ हो तो खींचातानी कभी नहीं होगी, अंदर से समन्वय हो। समझ के अभाव में इस तरह की दुर्बलताएं प्रकट होती है और लोग एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। लक्ष्य बनाइए, मैं कोऑपरेटिव बनूंगा और कोऑर्डिनेशन के साथ जीऊंगा। कहीं कोई चीज है तो समन्वय करने की कोशिश करूंगा, विध्वंस करने की नहीं। विध्वंसक गतिविधियों में मत लगिए, कंस्ट्रक्टिव बनिए, डिस्ट्रक्टिव बनने से बचिए। और ये तभी संभव होगा जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी। मुझे खुद समन्वय बना के काम को सरल करने की कोशिश करनी है, सुलझाने की बात करनी है, सुलगाने की नहीं। क्या कहा? सुलझाने की बात करिए, सुलगाने की नहीं। यही कुछ गड़बड़ है तो उसे हवा मत दीजिए, उसे वहां की हवा बदलिए, वातावरण बदलिए, मनोदशा बदलिए। इसमें ही हमारी कुशलता है और तभी हम अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित कर सकेंगे। तो दूसरी बात क्या हुई? कोऑर्डिनेशन की। घर परिवार से लेकर समाज तक मुझे यही रुख रखना है। तीसरी बात है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? तालमेल। क्या है? तालमेल। तालमेल बना के चलोगे तो आनंद है, और तालमेल नहीं होगा तो क्या होगा? सिरदर्द। तो देखिए घर परिवार में कितना कॉम्बिनेशन है। अगर घर परिवार में तालमेल है ना एक दूसरे का, तो कभी कोई काम अटकेगा नहीं। और तालमेल का अभाव है तो कभी कोई काम पूरा नहीं होगा, सब काम अधूरा होगा। कई जगह ऐसा आता है प्रसंग कि जिसका जो काम है वो काम उसके जिम्मे, अब उस काम में उसकी गाड़ी अटक रही है तो कोई धक्का लगाने वाला नहीं, जबकि ये मानवीय आवश्यकता है। और ये सब चीजें क्यों घट रही है? इसका मूल कारण सहजीवन के भाव का अभाव। एक समय था जब हमारे अंदर प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, सहजीवन जैसे मूल्य पूर्णतः पल्लवित होते थे। और उस समय घर परिवार में लोग एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से जुड़े रहते थे कि कभी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। और कैसा प्रेम रहता है, एक आदमी को खांसी आए तो जो भी बैठा है बाजू में, चाहे बड़ा व छोटा, तुरंत उसकी पीठ सहलाने के लिए आगे बढ़ जाता होता था। अब तुम खांस खांस के मरो भी तो कोई को फुर्सत नहीं है। वो बाजू में बैठेगा तो उसका हाथ तुम्हारी पीठ सहलाने के लिए नहीं, मोबाइल को स्क्रॉल करने में लगा रहेगा, फालतू की चीज़ों में लगेगा, या तो गेम खेलने में लगेगा या कोई रील को स्क्रॉल करता रहेगा। यही है ना? कहाँ चले गए हम? एक दूसरे से मतलब ही नहीं है, एक दूसरे को देखना ही नहीं। आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, किसी तरह की खींचातानी नहीं होनी चाहिए। एक सज्जन मेरे संपर्क में,
उन्होंने विवाह अपनी मर्जी से किया। लगभग उनके विवाह को 40 वर्ष हो गए। जो विवाह किया उसके निर्णय से उनको पश्चाताप है, क्योंकि उनने विधर्म विवाह किया था और एकदम विरुद्ध विचारधारा के साथ विवाह किया। ये कट्टर जैन और वो एकदम कट्टर दूसरी दिशा वाले। मैंने उस व्यक्ति से एक दिन सवाल किया कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम अपना धर्म कैसे निभा रहे हो? तुम लोगों में कोई इस मुद्दे को लेकर खींचातानी नहीं होती? उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। बहुत बड़ा आदमी, भारत की सीमा से बाहर रहते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम लोग एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करते। हमने शादी की, आप लोग बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसी नहीं करनी चाहिए। ये तो हम दोनों की समझदारी है सो निभ गई, नहीं तो जो सिचुएशंस हैं निभना बहुत कठिन है। पर हम लोगों ने ये तय कर लिया, धर्म के मामले में कोई एक दूसरे के लिए कुछ नहीं बोलेगा। और महाराज, हम लोगों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के मामले में कोई कुछ बोलता ही नहीं है। वो अपना करती है, मैं अपना करता। मुझे लगा ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। विसंगति में भी संगति बिठाई जा सकती है यदि आपकी सोच सही हो। अगर सोच गड़बड़ है तो सही भी आप गलत कर बैठते हो। तो अपनी सोच को सही बनाए रखने का मनोभाव जगाइए और कॉम्बिनेशन को अपने जीवन का आधार बनाइए। समाज में भी ऐसा होना चाहिए। विसंगतियां तो रहती ही है, सबके अंदर है। देखोगे तो हमारे शरीर में ही विसंगतियां, लेकिन उनमें संगति बिठाना। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त, कफ, ये 3 नाड़ियां हैं और इनको त्रिदोष कहते हैं, क्योंकि तीनों का गुणधर्म गड़बड़ है, एक दूसरे के विरुद्ध है। वात का अलग, पित्त का अलग और कफ का अलग। समझ गए? इसको त्रिदोष बोलते हैं। ये जब सम हो जाते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है, विषम होते हैं तो शरीर अस्वस्थ। यानी तीनों में कॉम्बिनेशन है तो शरीर स्वस्थ, और तीनों में कॉम्बिनेशन का अभाव है तो शरीर अस्वस्थ। समझ गए? इसी तरह समाज में रहने, परिवार में रहने वाले अथवा समाज के विभिन्न घटकों में यद्यपि विसंगतियां हैं, पर अंदर से संगति है तो सब स्वस्थ हैं, और संगति का अभाव तो सब अस्वस्थ। समझ गए? तो ये त्रिदोष को करो, नाड़ियां सम बने, अर्थात हम आपस में ऐसा एडजस्टमेंट रखने का भाव रखें कि सब सम हो जाए और वातावरण अच्छा बन जाए। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। आखिरी बात है कंट्रीब्यूशन। हम एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करें, जहां जो जरूरत हो वो कंट्रीब्यूट करें। अपना योगदान होना चाहिए। योगदान केवल पैसों का हो ये कोई जरूरी नहीं। समय का कंट्रीब्यूशन, शब्दों का कंट्रीब्यूशन, सहानुभूति का कंट्रीब्यूशन, और फिर संपत्ति का कंट्रीब्यूशन। समय दीजिए। आजकल परिवार में लोग पैसा तो दे देते, समय नहीं दे पाते। दे पाते हैं क्या? प्रेम कहाँ हो? सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है।
कुछ साल पहले एक घटना घटी, एक बहुत धनी परिवार में, बड़ी लोमहर्षक घटना कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके बोरियों में, उस बोरी में उसके शव को भरकर एक नाले के किनारे गाड़ी, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं स्थान का नाम नहीं बोल रहा हूं, हमारे समाज की घटना है, गाड़ दी। बाद में भेद खुला, पत्नी गिरफ्तार हुई। उसके बाद जो बात सामने आई, बोले मैं क्या करूं, मैं पति को बहुत चाहती थी, मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा कभी ऐसा होगा, लेकिन मेरे पति अपने बिजनेस में इतने अंधे कि उनको केवल बिजनेस दिखता, हफ्तों घर से बाहर रहते और ये मुझसे मिल नहीं पाते, आते नहीं, वो दूर रह गए और ये मेरे पास आ गया, नियमित मिलने लगा, मेरी नज़रें मिल गई और ये दूर हुए, इनसे प्रेम बढ़ गया, अंत में वो मुझे कांटे दिखने लगे और उनके बहकावे में आके मैंने ऐसा कृत्य किया। करोड़ों दिया, समय नहीं दिया, प्रेम खत्म होगा। समाज में सद्भाव बनाए रखना चाहते हो तो तुम समाज के लिए भी समय निकालो, और परिवार में प्रेम बनाए रखने चाहते हो तो परिवार को भी समय दो। शब्दों का कंट्रीब्यूशन, कहीं किसी का मन आहत है, दो प्यार भरे शब्द सुनाकर उसे मोटिवेट कर दो, रोता व्यक्ति मुस्कुरा उठेगा। हमें क्या पड़ी है, उसकी वो जाने, मैं तो अपना लोटा छानूं, ये बात सही नहीं है। वो अपना लोटा छाने, ये बात सही नहीं है। हमें चाहिए कि जहाँ जरूरत हो वहाँ हम थोड़ा शब्दों की भी अभिव्यक्ति दे, इसमें कृपणता नहीं करें। लोग मतलब नहीं रखते एक दूसरे से, प्रेम कैसे पड़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति किसी दुख से गुजर रहा है, कष्ट से गुजर रहा है, उसके प्रति थोड़ी सिंपैथी दे, उसे थोड़ा सा सहानुभूति दे दे, उसका रोता मन हंस जाएगा, प्रेम बढ़ेगा। चाहे व्यक्ति हो या समाज, इनमें हम ध्यान दें तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और आखिरी है, यदि किसी को आर्थिक आवश्यकता है तो आप उसके सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहिए। यह पैसों का कंट्रीब्यूशन है जो व्यक्ति, परिवार और समाज के प्रेम और सद्भाव को टिकाए रखने का अनुपम आधार है। इसे अपनाएंगे तो जीवन बेहतर बनेगा। बंधुओं, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, पूरे देश में उत्सव मनाया जा रहा है। और मैं भी आप सबसे कहता हूँ, पूरे देश में इस स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय पर्व की तरह उतने ही उल्लास से मनाइए जितने उल्लास से अभी आपने पारसनाथ निर्वाण महोत्सव मनाया। अपने धार्मिक पर्वों को हम धार्मिक भावना से मनाते हैं तो राष्ट्रीय पर्व को भी राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर के मनाना चाहिए, और उसमें भी वैसा ही उत्साह परिलक्षित होना चाहिए। अपना उत्साह भाव जगा करके चलिए। कल यहाँ पर अभय प्रशाल में कार्यक्रम रखा गया है और उस पूरे कार्यक्रम को जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन संपन्न कर रहा है। आप सब उसमें अपनी पूरी सहभागिता दें और उत्साह के साथ पूरे के पूरे कार्यक्रम को हमें अच्छा बनाना है। हम कल राष्ट्र के लिए कुछ अच्छे सूत्र पर विचार करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों को पुष्टि का आधार बनेंगे। इसके साथ ही 16, 17, 18 तारीख को जो भावना योग का शिविर है, आप सब लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया। बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। समय पर आकर के आप उसका पूर्ण लाभ लें जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। और आप लोग खुद ना आए, औरों को भी साथ लेकर के आए, क्योंकि भावना योग
जन जन के लिए है, इसलिए आप इसे सर्वव्यापी बनाने के लिए जो बेहतर कर सके वो करने का प्रयास करें। 6 बजे से 8 बजे, 8:15 बजे तक का ये कार्यक्रम होगा। आपको ठीक समय पर 6 बजे के पहले आना है। 2 घंटे के सत्र में उसी में प्रवचन और उसी में भावना योग और उससे जुड़ा प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होगा। 3 दिवस का जो प्रवचन है वो उसी समय होगा, इस समय नहीं होगा। टीवी पर जो सुनेंगे वो इस समय अपना इस समय भी प्रवचन सुन सकते हैं वो, और जो होगी उसकी चर्चा आपको शाम को बता दी जाएगी। और इसके साथ दोपहर में 2 घंटे का एक सत्र और होगा जो भावना योग पर परिचर्चा होगी, जिसमें 1 घंटा सबके लिए और 1 घंटा केवल युवक युवतियों के लिए होगा कि भावना योग के बल पर हम अपने जीवन की समस्याओं का कैसे निदान प्राप्त कर सके। और 19 तारीख को रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा, पूर्ण माह की महाशांति धारा भी होगी और पारसनाथ वासुपूज्य भगवान का श्यासनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक, और साथ ही वो दिन साधर्मी भक्ति के लिए समर्पित होगा। और हमारा मुख्य विषय होगा वात्सल्य का भाव जगाओ, साधर्मी को गले लगाओ। बस हमें ये भाव अपने अंदर जगाना है। और उसके बाद आने वाले दिनों में और जो कार्यक्रम होंगे आपको समय समय बता दिया जाएगा। 10 लक्षण का जो आयोजन है, सावक संस्कार शिविर, आप सब अपनी सहभागिता दे रहे हैं। लगभग 70% लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया। जो टारगेट है उसके अनुसार 30% स्थान खाली हैं और मैं चाहता हूं आप लोग जल्द से जल्द अपना पंजीयन कराएं। कहीं ऐसा ना हो कि टारगेट पूरा हो और पंजीयन बंद हो जाए, फिर आप वंचित रह जाएं। इसलिए आप चाहते हैं कि पर्यूषण के 10 दिन गुरुदेव के साथ रहे, तो आप अपना पंजीयन आज ही करा ले और फिर उससे वंचित न हो। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।